नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आपको दूसरा सेटअप दिख रहा है, इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, अपने होम टाउन पे हूँ और इसलिए थोड़े दिन तक आपको यही सेटअप देखना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के रिसेंटली हुए हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बारे में, और हम यही डिस्कस करेंगे कि इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा को भारत ने अपना पहला ट्रूली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, जिसका कि नाम है LRASHM, जिसका कि फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल। और जैसा कि नाम आपको बताता, इसका फोकस मेनली नेवल शिप्स की तरफ है, बट इसके जो PIB नोटिस में लिखा गया था कि ये तीनों फोर्सेस द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको एंटी शिप के अलावा और भी लैंड बेस्ड टारगेट को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो पहले अगर हम डिस्कस करें कि ये डिफरेंट कैसे है बाकी हमारे कंटेम्प्रेरी जो चाइनीज़ या फिर अमेरिकन या फिर रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, तो इसका बेसिक अगर डिज़ाइन देखेंगे आप, इसको कहते हैं ब्लेंडेड विंग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो आपने जो बाकी देशों के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल देखे होंगे, तो आपको वो एक नॉर्मल ग्लाइड व्हीकल की तरह दिखा होगा, जो कि एक कॉनिकल या फिर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के शेप पे दिखा होगा। बट हमारा वाला है, इस पे फिन्स लगे हुए हैं और फिन्स की वजह से इसकी कंट्रोलेबिलिटी बेटर हो जाती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको हमारे इस LRASHM से मिसाइल से आपको मूविंग टारगेट्स को निशाना बनाना है। और प्रॉब्लम यह होती है कि जब हाइपरसोनिक स्पीड अचीव हो जाती है, उस केस में मैन्यूवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है इन केस ऑफ जो आपने कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस देखी है, जो कि चाइनीज़ या फिर अमेरिकन ग्लाइड व्हीकल्स की होती है। उस केस में आपको DRDO वाला जो डिज़ाइन है, जिसमें आपको एक मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी मिलती है टू टारगेट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इस केस में हम शिप को निशाना बना सकते हैं, बट जब ये कहा जाता है कि इसको एयरफोर्स या फिर आर्मी भी यूज़ करेगी, तो हम कह सकते हैं कि लैंड बेस्ड मूविंग टारगेट्स के लिए भी ये कारगर होगा। तो DRDO का जो डिज़ाइन है एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक डिज़ाइन है, बेटर डिज़ाइन है इन टर्म्स ऑफ चाइनीज़ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, क्योंकि हमारे वाले में मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब बात यह है कि इसकी जब जो LRASHM मिसाइल का जो लॉन्च था, इसके बॉडी पे लिखा हुआ था LR-02। इसका मतलब ये था कि इसका एक टेस्ट पहले भी हो चुका है, हालांकि वो पब्लिक नहीं किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि हमने किसी इस टेक्नोलॉजी में एक मैच्योरिटी हासिल कर ली है। अब जो नेक्स्ट फेज़ होगा वो इस डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करके इसको प्रोडक्शन में लाना होगा। और प्रोडक्शन में भी ऐसे कि हम इस डिज़ाइन को या फिर इस प्रोडक्ट को मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो एट्रिशन ऑफ वॉर है या फिर वॉर के टाइम पे जो है, हम ज़्यादा सोच विचार में ना पड़ें कि हमको इसको बहुत कंजर्वेटिवली यूज़ करना है, क्योंकि फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसे प्रोड्यूस करने की। सो ये एक सप्लाई चेन का एक इशू है। आई थिंक हमारा इंडिया का या फिर भारत का जो मिसाइल इंडस्ट्री है, ये बहुत बेटर आज की तारीख में परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एज वेल। अब मूविंग फॉरवर्ड, इसके पीछे का रीज़न क्या था कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने मिसाइल्स है वो मोस्टली जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी खबरें आती है, मोस्ट एयरफोर्स और आर्मी के अराउंड आते हैं। बट ये हाइपरसोनिक जो कि हमारा एक तरीके से पहला ट्रूली हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो इंडियन नेवी ने किया है। तो अगर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, वो एक बहुत ही क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, जस्ट लाइक हमारे हिमालयन फ्रंटियर्स की तरह, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर ट्रेड, चाहे वो हमारा खुद का हो चाहे वो चाइना का हो, और यहाँ पे बहुत सारे चोक पॉइंट्स भी है, जिससे हम चाइना का जो ट्रेड है उसको रोक सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ट्रेड का जो पार्ट है, जो टारगेट है, वो है चाइना की एनर्जी सप्लाई, यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई। तो अगर हम ऑयल रोक सकते हैं उनका, और तो एक तरीके से चाइना जो है, चाइना के लिए बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो उनमें से एक बड़ा चोक पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका, और हमारा जो एडवांटेज पॉइंट है वो हमारे लिए होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इस मिसाइल को प्लेस करेंगे तो आप मलाका स्ट्रेट को इजीली कवर कर सकते हैं। तो इसको रोकना, अब चूंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा भी रोकना मुश्किल है। इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा ट्रैक करना और उसको एंगेज करना और भी मुश्किल है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एरिया, एंटी एरिया एक्सेस और एरिया डिनाइल का हमारा तरीका हो सकता है।
और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी चाइनीज़ प्लानर्स होंगे, उनका जो भी इंडियन ओशन रीजन में प्लान्स होंगे, वो इस मिसाइल के आने के बाद से पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। उनको इंडियन ओशन रीजन में मिस एडवेंचर करने से पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होगी। और प्रॉब्लम और भी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब हम ये कहते हैं कि ये जो मिसाइल्स हैं ये तीनों फोर्सेस द्वारा यूज़ किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल्स होंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं, लैंड, एयर या फिर नेवल शिप से। फिलहाल एयर वर्जन ऑफ दिस LRASHM कंफर्मेशन में नहीं है, बट वी कैन बी श्योर कि आर्मी और नेवी तो कंफर्म्ड है। नेवल शिप से इसको लॉन्च किया जाएगा क्योंकि इसे प्राइमरीली नेवी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। बट आई थिंक कि इसे मोस्टली कोस्टल बैटरीज में इंस्टॉल किया जाएगा। बट इन एनी केस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है और ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी है भी नहीं फ़िलहाल के लिए। सो ये एक हाइपरसोनिक्स के मामले में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो जब हम इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं तो जब चाइना की बात आती है तो ये बात तो ठीक है कि हमने डिस्कस की, उनके लिए एक चोक पॉइंट है। बट हम अगर ईस्ट में भी देखें, पाकिस्तान के लिए तो दिन बहुत ख़राब हो चुके हैं। उन एक तरीके से कह सकते हैं जब वो ब्रह्मोस को नहीं रोक सके, इसको रोक पाना तो नामुमकिन जैसा है। अगर हम इस मिसाइल को कुछ करके और थोड़ा चीपर बना सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं और मास प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर टैक्टिकल यूज़, यानी कि अगर हम एक टैक्टिकल वर्जन बना ले, जैसे कि अग्नि एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है बट प्रलय एक टैक्टिकल मिसाइल है, वैसे ही हम इसका एक टैक्टिकल वर्जन भी बना सकें तो वी कैन से कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसका होना या ना होने का कोई सच असर नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एनालिस्ट होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ये जो पैरिटी इनके हाथ से अब चली गई है, इसको नॉर्मलाइज करने में या फिर इसको रैशनलाइज करने में पाकिस्तान का कितना दिवाला निकलेगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। बट आई थिंक ये भारत के लिए, और अगर हम कहें कि दुख सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद में नहीं है, ये दुख बहुतों को वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हुआ है। बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट जो है वो ये हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। उनका बहाना है कि वो जो मिसाइल लॉन्च हो रहा था तब उसके ऊपर वो जो कैप उड़ के चला गया था, वो कह रहे हैं कि वो एक डिफ़ॉल्ट है। नहीं, वो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वो कैप थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे गिर गया। सो ये जो झूठी सांत्वना है, ये वॉशिंगटन और यूके में बैठे बहुत सारे, लंदन में बैठे बहुत सारे एनालिस्ट खुद को दे रहे हैं कि भारत ने एक फर्जी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है। तो चलिए, ये एक मज़े की बात है। इससे बड़ी मज़े की बात ये है यूके के पास किसी टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। सो एक तरीके से एटलीस्ट किसी साइंस डोमेन में तो हम किसी मेजर वेस्टर्न पावर से हम आगे निकले हैं। ये एक फिर से एक खुशी की बात है। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।